नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं सुशील जादौन आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, साथ ही साथ उम्मीद भी करता हूं कि आप सभी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा, आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं चल रही है तो उस तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए मैं आप सभी के सामने आ गया हूँ एक जोरदार सी, शानदार सी और जबरदस्त सी क्लास को लेकर। दोस्तों, आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि जो हम पढ़ रहे थे, जिसमें साथियों हमने मुख्य रूप से जो जाना था वो हमने अभी तक जाना था कि आखिरकार किस तरह से साथियों 16 महाजनपदों का उदय होता है। किसका? 16 महाजनपदों का साथियों उदय होता है। और जब 16 महाजनपदों का उदय होता है तो 16 महाजनपदों के उदय होने के बाद साथियों मैंने आपको बताई थी कौन सा महाजनपद किस जगह पर अवस्थित है। ये बात भी मैं आपको बता के चला था। तो मैंने कहा था कि साथियों 16 महाजनपद हुआ करते थे। ये दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। 16 महाजनपद हुआ करते थे। ये 16 महाजनपद जो हुआ करते थे, मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो ये 16 महाजनपद साथियों हम ये कह सकते हैं कि 16 महाजनपदों में साथियों सबसे मुख्य बात ये थी कि जो उत्तर प्रदेश में महाजनपद पड़ते हैं, किसमें साथियों? ये आपके उत्तर प्रदेश में जो महाजनपद पड़ते हैं, ये साथियों कितने थे मैंने आपको बता के चला था कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा महाजनपद देखने के लिए मिलते हैं। मतलब उस समय तो उत्तर प्रदेश जैसी कोई चीज थी नहीं, लेकिन फिर भी अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में हमारा जो उत्तर प्रदेश है, वर्तमान समय में जो हमारा यूपी है, इस यूपी में साथियों सबसे ज्यादा महाजनपद देखने के लिए मिलते थे। कहा जाता है कि इसमें 8 महाजनपद देखने के लिए मिलते थे। जबकि साथियों मैंने आपको बताया होगा दूसरे नंबर पर साथियों बिहार ऐसा था जिसमें साथियों 3 महाजनपद देखने के लिए मिलते हैं। और अगर हम बात करें तो एमपी में मैंने कहा कि 1 महाजनपद देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें राजस्थान में तो 1 महाजनपद देखने के लिए मिलेगा। और साथियों अगर हम बात करें तो साथियों दक्षिण भारत में 1 महाजनपद देखने के लिए मिलेगा। और भारत से बाहर वर्तमान में 2 महाजनपद देखने के लिए मिलेंगे। तो 8 3 11 11 और साथियों 3 अगर हम बात करें 14 14 और 2 यानी कि 16। तो 16 महाजनपद इस तरह से आज के समय में विभाजित है। मतलब आज के समय में अगर हम देखें तो ये महाजनपदों की लोकेशन कहां कहां है, ये मैं आपको बताने का काम कर रहा हूं। अब सबसे बड़ी बात क्या थी साथियों कि हमने देखा कि सबसे जो अच्छा महाजनपद था, शक्तिशाली महाजनपद था, उसका नाम साथियों मगध हुआ करता था। मतलब 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा निकल के आया? तो मगध जो था ये 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद निकल के आया। और जो मगध है साथियों, जो मगध है, इस मगध पर साथियों बहुत सारे वंशों ने शासन किया। किसने? बहुत सारे वंशों ने इस पर शासन किया। और फिर जो वंश हुए उन वंशों में साथियों कुछ राजा हुए, मतलब कह सकते हैं हम शासक हुए। और शासक वो XYZ जो भी हुए, तो साथियों ये कुछ शासक हुए और इन शासकों ने भी इस मगध पर शासन किया। मतलब मगध पे बहुत सारे वंशों ने शासन किया, उन वंशों में बहुत सारे राजाओं ने शासन किया। तो हम ये कह सकते हैं कि हम दरअसल उन शासकों के बारे में पढ़ते हुए चल रहे थे और साथ के साथ जिन वंशों ने मगध पर शासन किया है, जिन वंशों ने मगध पर शासन किया है, उन वंशों के बारे में जानते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो कुछ वंशों के बारे में तो हमने जान लिया था और मैंने आपको बताया था कि जैसे सत्यो एक वंश था जिससे आप नंद वंश के नाम से जानते होंगे। किसके नाम से? नंद वंश के नाम से जानते होंगे। दोस्तों, नंद वंश जो था, ये नंद वंश एक ऐसा वंश था जो हम ये कह सकते हैं कि जिसका एक अंतिम शासक कह सकते हैं, इसे घनानंद नाम था। ये बड़ा क्रूर टाइप का था, मतलब एक खड़ूस टाइप के होते हैं ना, जैसे कि मैं तो अपनी ही चलाऊंगा, मैं तो सुनूंगा ही नहीं। तो ये सत्यो घनानंद जो हुआ करता था, ये बड़ा क्रूर टाइप का था, बहुत एटीट्यूड वाला था। दरअसल एटीट्यूड तो ठीक है, लेकिन एटीट्यूड के साथ साथ आप ऐसा काम करें जो राष्ट्र हित में हो तो काम चल जाता है। लेकिन ये जो व्यक्ति था घनानंद, एक नंबर का निठल्ला और साथियों एक नंबर का बेवकूफ टाइप का व्यक्ति, जिसके समय पर साथियों सिकंदर ने साथियों भारत पर अटैक किया। क्या किया? सिकंदर ने साथियों जिस समय भारत पर अटैक किया, उस समय साथियों ये शासन कर रहा था मगध पर। कौन? घनानंद साथियों शासन कर रहा था जिस समय साथियों, हाँ, जिस समय दोस्तों सिकंदर ने भारत पर अटैक किया, तो सिकंदर के समय पर घनानंद सत्य मगध पर शासन कर रहा था।
तो एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम मैंने आपको बताया साथियों, चाणक्य हुआ करता था। क्या नाम था? दरअसल इनके ना 3 नाम देखने के लिए मिलते हैं, एक ब्राह्मण थे और एक टीचर थे, ठीक है। तो इनको साथियों आप चाणक्य भी कह देते हो, इनको आप साथियों विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हो। किस नाम से? विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हो। और इनका एक और नाम भी है जिससे आप कौटिल्य कहते हैं। वैसे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि साथियों चाणक्य के 12 नाम देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन साथियों चर्चित 3 नाम है, चाणक्य, विष्णुगुप्त और साथियों कौटिल्य। तो कौटिल्य को लगा या चाणक्य को लगा या फिर विष्णुगुप्त को लगा कि यार सिकंदर जो है मकदूनिया का शासक, वो भारत की तरफ बढ़ा हुआ आ रहा है और उसने अगर भारत पर अटैक कर दिया, उसने अगर भारत पर अटैक कर दिया तो निश्चित सी बात थी साथियों कि भारत को लूटने से कोई नहीं बचा पाएगा। तो चाणक्य को लगा कि यार मैं क्यों ना इस मगध के शासक से जाके मुलाकात करूं और इसे बताऊं कि यार घनानंद, अगर तू यहां पर जो बैठा है ना, जीवन के आनंद जो ले रहा है ना, तुझे थोड़ा सा इस सिकंदर के बारे में सोच लेना चाहिए। सिकंदर भारत की तरफ बढ़ा आ रहा है और अगर तू उसे नहीं रोकेगा ना तो भारत में साथियों बहुत लूटपाट करेगा और हो सकता है कि भारत पर शासन भी करना चाहे, भारत पर शासन भी करना चाहे। तो साथियों चाणक्य जो थे, एक टीचर थे, शिक्षक थे, इन्होंने साथियों इस घनानंद को चेताना चाहा, यार थोड़ा देख ले सिकंदर आ रहा है उधर से। तो घनानंद क्या हुआ कि चाणक्य क्या हुआ कि चाणक्य साथियों घनानंद के दरबार में गए और घनानंद के दरबार में गए तो पहले तो साथियों ये घनानंद चाणक्य से मिलना ही नहीं चाहता था, दरबार पर काफी इंतजार करते रहे चाणक्य। बाद में साथियों चाणक्य किसी तरह से अंदर पहुंचे तो देखा कि साथियों एकदम से अय्याश मिजाज का व्यक्ति घनानंद पूरे जीवन के आनंद ले रहा है। वहां पर साथियों अप्सराएं नाच रही हैं और दोस्तों वह पीने खाने का अपना जीवन का आनंद ले रहा है। तो दोस्तों जब चाणक्य को लगा यार ये क्या साम्राज्य की सुरक्षा कर पाएगा, ये तो खुद अपनी सुरक्षा करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन दोस्तों फिर भी चाणक्य ने साथियों गुजारिश करी और कहा घनानंद से कि घनानंद जी आप भले ही ऐश और आराम की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन भारत पर एक बहुत बड़ा आक्रमणकारी आक्रमण करता आ रहा है जिसे साथियों उधर से कोई हरा नहीं रहा है, सबको जीतता हुआ वो आ रहा है। आप अगर भारत को बचाना चाहते हैं तो आप अपनी सेना को तैयार रखें, आप थोड़ा उसे भारत से बाहर ही रोकने का प्रयास करें। अब घनानंद ने समझो लगा रखे होंगे थोड़े बहुत, तो घनानंद ने साथियों चाणक्य को कहा ये ब्राह्मण, अरे तू हमें बताएगा, एक टीचर शिक्षक हमें बताएगा कि शासन कैसे किया जाता है। शासन करना तो हमारा काम है, राजाओं का काम है, अरे शिक्षकों का काम है स्कूल में विद्यालयों में जाके शिक्षा देना, जाओ वहां शिक्षा दो, हमें मत बताओ कि आखिरकार शासन कैसे किया जाता है, कैसे सिकंदर को रोकना है, कैसे लड़ना है। अरे वो सब हम जानते हैं, हमने लड़ाई लड़ी है, आपको जानते हो क्या? तो भरे दरबार में चाणक्य की घोर बेइज्जती यहां पर कर दी गई घनानंद के द्वारा और साथियों जबरदस्ती चाणक्य को पकड़ के दरबार से निकलवा दिया गया और उनकी चोटी जो होती है साथियों सिर पे, उसको खोल दिया गया हंसी मजाक में। चाणक्य ने कहा कि घनानंद जब तक मैं तेरे साम्राज्य का अस्त ना कर दूंगा, जब तक मैं तुझे इस साम्राज्य की गद्दी से हटा ना दूंगा, जब तक तेरे शासन को तहस नहस ना कर दूंगा, मैं अपनी चोटी नहीं बांधूंगा, मैं अपनी चोटी नहीं बांधूंगा। ऐसा चाणक्य कहकर सत्य उसके दरबार से बेइज्जत होकर निकल जाते हैं और जब चाणक्य रास्ते में जा रहे होते हैं तो उनको एक बच्चा खेलता हुआ मिलता है और वह बच्चा साथियों उनको बहुत पसंद आता है, मैं बात करूंगा। और उस बच्चे के अंदर जो गुण थी, क्षमताएं थी, उसके अंदर जो साथियों चीजें थी, उनको देखकर चाणक्य ने कहा कि इस व्यक्ति को मैं एक दिन भारत का शासक बनाऊंगा। वो व्यक्ति कोई और नहीं, वो व्यक्ति चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करता था, जिससे हम मौर्य साम्राज्य में पढ़ेंगे। तो वैसे तो साथियों घनानंद के बाद मौर्य साम्राज्य की शुरुआत हो जाती है। मौर्य वंश के राजा जो हैं वो साथियों शासन करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य शासन करते हैं। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि जो मगध पर शासन किए हैं ना, जो मगध पर शासन किए उन वंशों को पढ़ लेते हैं। फिर साथियों हम जब मौर्य काल पढ़ेंगे तो सिकंदर भी हमें वही पढ़ना होगा। तो हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो मौर्य काल में साथियों, मौर्य काल के बाद जो वंशों ने मगध पर शासन किया है उसको पढ़ने वाले हैं। मतलब साथियों मगध पर मौर्य वंश ने भी शासन किया है, लेकिन मौर्य काल के बाद किस किस ने शासन किया है उसे हम आज पढ़ने वाले हैं। और जो मौर्य काल के बाद दोस्तों ये शासन किया गया है ना, इसीलिए इसे मौर्य उत्तर काल कहा जाता है। आप जानते हैं कि दोस्तों इस मगध पर बहुत सारे वंशों ने शासन किया जिसको हम पढ़ चुके हैं। फिर मौर्य वंश आया, मौर्य वंश ने शासन किया, उसके समय में सिकंदर अटैक करता है, तो यूनानी आक्रमणकारियों को भी पढ़ेंगे हम।
लेकिन मौर्यों के बाद जिस जिसने मगध पर शासन किया है उसके बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसे हम साथियों मौर्य उत्तर काल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम यहां पर मौर्य उत्तर काल कहते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है साथियों कि जब मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया, क्या हो गया? मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। तो मौर्य साम्राज्य के अंत होने के बाद अब साथियों मगध में राजनीतिक एकता छिन्न भिन्न हो गई। दोस्तों जब मौर्य साम्राज्य मगध पर शासन करता था ना तो साथियों भारत की स्थिति ये देखो ये हुआ करती थी। जब मगध पर मौर्य साम्राज्य शासन करता था तो भारत की स्थिति साथियों कुछ ये हुआ करती थी और भारत साथियों इतना फैला हुआ करता था। सोचो ये साथियों बात करें तक्षशिला तक, बात करें इंद्रप्रस्थ तक, बात करें साथियों यहां पर मथुरा तक मौर्य साम्राज्य पूरा हुआ करता था। बुद्ध गया साथियों, ये पाटलिपुत्र, उज्जैन साथियों, सांची, यानी कि ये सारा का सारा साम्राज्य ब्लू कलर का दिख रहा ना, ये मौर्य साम्राज्य के राजाओं के अंतर्गत आता था। बहुत शक्ति से, बहुत ताकत के साथ मौर्य शासकों ने शासन किया। लेकिन मौर्य काल के बाद जब मौर्य उत्तर काल शुरू हुआ तो उस समय में सत्य जो राजनीतिक एकता थी मगध की वो छिन्न भिन्न होती हुई नजर आई। यानी कि सत्य मौर्य साम्राज्य के बाद जो मगध पर राजनीतिक एकता थी वो सत्य बिखरी बिखरी छिन्न भिन्न होने लगी। तभी साथियों उत्तरी पश्चिमी घाट पर अनेक विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण करके अनेक स्थानों पर अलग अलग साथियों राज्य की स्थापना कर दी। क्योंकि साथियों जब एक चंद्रगुप्त मौर्य इस यहां पर शासन कर रहा था तो उस समय साथियों आक्रमणकारियों में इतना दम नहीं था कि भारत की तरफ बढ़ के वो भारत के अंदर साथियों अपने राज्य की स्थापना कर पाए, क्योंकि भारत एक मुट्ठी में था, जीतना आसान नहीं था। लेकिन मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद बहुत सारे साथियों, क्योंकि इन लोगों में एकता नहीं रही, राजनीतिक एकता नहीं रही, जब एकता नहीं रही तो बहुत सारे आक्रमणकारियों ने साथियों भारत पर अटैक करना शुरू कर दिया। और न केवल भारत पर अटैक किया बल्कि साथियों नए नए अलग अलग राज्यों की भी स्थापना करनी शुरू कर दी। साथियों दक्षिण भारत में भी कई सामंतों ने अपने साथियों स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी। इस प्रकार पूरा का पूरा जो मगध साम्राज्य था वो पहले था वो साथियों बिखर गया। यानी कि जब साथियों विदेशी लोगों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया, दक्षिण भारत के अंदर जो सामंत हुआ करते थे, हुआ क्या करता था मैं भी आपको आगे बताऊंगा सामंत की क्या व्यवस्था थी। जैसे कुछ भूमि दान दे दिया करते थे तो उनके पास इतनी भूमि हो गई कि साथियों उन्होंने अपना ही साम्राज्य बना लिया, तो उन्हें सामंत कहते थे। सामंतों ने क्या किया कि अपने राज्य का साथियों क्या कर दी, घोषणा कर दी कि हम इस स्वतंत्र राज्य के शासक हैं। दूसरी तरफ साथियों हम बात करें आक्रमणकारी आक्रमण कर रहे हैं, तो जो साथियों मगध साम्राज्य था ना ये पूरी तरह से साथियों बिखरता हुआ नजर आ गया। इसमें कोई ताकत, इसमें कोई शक्ति नहीं रही। लेकिन मौर्य साम्राज्य तक इस साथियों अगर हम बात करें इस मगध में बहुत शक्ति थी। इस पर साथियों कुछ आक्रमणकारी आक्रमण करेंगे लेकिन साथियों इसे जीतना आसान नहीं होगा। बताएंगे हम सेल्यूकस निकेटर के बारे में। तो मौर्य उत्तरकालीन के वंश यानी मौर्य काल के बाद के जो वंश हैं उनके बारे में अगर हम देखें तो साथियों प्रमुख रूप से एक वंश आता है जिसका नाम है साथियों पुष्यमित्र शुंग। यानी कि साथियों इस वंश को कहते हैं शुंग वंश, लेकिन शुंग वंश के संस्थापक है पुष्यमित्र शुंग। तो साथियों मौर्य उत्तर काल में सबसे पहले मौर्यों के बाद में साथियों शुंग वंश ने मगध पर शासन किया है। किसने? शुंग वंश ने मगध पर शासन किया है। और जो शुंग वंश के संस्थापक रहे उनका नाम है पुष्यमित्र शुंग। क्या नाम है? पुष्यमित्र शुंग। तो साथियों ये शुंग वंश के संस्थापक माने जाते हैं और मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक जो हुआ करता था जिसका नाम था साथियों बृहद्रथ। क्या नाम था? बृहद्रथ। बृहद्रथ का सेनापति था और साथियों इसने क्या किया? बृहद्रथ की हत्या कर दी। यानी कि साथियों जो पुष्यमित्र शुंग हैं ये मौर्य काल के अंतिम शासक बृहद्रथ के सेनापति थे। अगर साथियों पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना करी है तो कैसे करी होगी? तो साथियों जो मौर्य वंश था ना उसका अंतिम शासक था बृहद्रथ और उस बृहद्रथ का ही सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। इस पुष्यमित्र शुंग ने क्या करा कि मौका पाते ही साथियों इस बृहद्रथ की हत्या कर दी। और जब बृहद्रथ की हत्या कर दी तो साथियों उसके बाद साथियों मौर्य वंश के बाद एक नया वंश शासन में आया जिसका नाम था शुंग वंश। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि बताइएगा शुंग वंश की स्थापना मौर्य वंश के किस शासक को मारने के बाद हुई? एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बताइएगा मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हत्या साथियों पुष्यमित्र शुंग ने करी थी? नाम क्या होगा? बृहद्रथ। बृहद्रथ साथियों किस मौर्य वंश के अंतिम शासक का सेनापति था? आंसर क्या होगा? बृहद्रथ।
बृहद्रथ ने पुष्यमित्र शुंग ने साथियों किस वंश की स्थापना करी है? तो पुष्यमित्र शुंग ने साथियों शुंग वंश की स्थापना करी है। किसको मार के? बृहद्रथ को मार के साथियों शुंग वंश की स्थापना करी है। तो साथियों पुष्यमित्र शुंग जो है ये गद्दी पर बैठते हैं, और जब ये गद्दी पर बैठते हैं तो साथियों यह प्रथम ब्राह्मण राजवंश था। बहुत बड़ी बात है अपने आप में दोस्तों, हमारे देश पर ब्राह्मणों ने भी शासन किया है, हमारे देश पर पंडितों ने भी शासन किया है। जो पुष्यमित्र शुंग आप देख रहे हैं ना, ये दरअसल पंडित हुआ करते थे, ब्राह्मण हुआ करते थे, क्योंकि जो मौर्य काल था, इस मौर्य काल का जब अंत हुआ तो साथियों पहला ब्राह्मण वंश का उदय हुआ, और पहला ब्राह्मण वंश जो था वह शुंग वंश था, जिसके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग कहे जाते हैं। तो साथियों आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत पर शासन करने वाला पहला ब्राह्मण राजवंश कौन सा था, तो यह साथियों आपका शुंग राजवंश था, जिसने कि साथियों ब्राह्मण वंश ने यहां पर शासन करी है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या थी कि साथियों इन लोगों ने कहां शासन किया है? तो इन लोगों ने साथियों 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली कहे जाने वाले महाजनपद मगध पर पहली बार प्रशासन करने का काम किया है। लेकिन जब साथियों मौर्य हुआ करते थे तो उस समय अपनी राजधानी वो पाटलिपुत्र वगैरह रखा करते थे, लेकिन शुंग वंश की जो राजधानी रही है वह साथियों आपके विदिशा रही है। कहां पर? विदिशा। तो साथियों शुंग वंश विदिशा कहां? विदिशा एमपी के अंदर पड़ता है, मध्य प्रदेश के अंदर। तो विदिशा किसकी राजधानी थी? तो पहले ब्राह्मण वंश साथियों शुंग वंश की राजधानी विदिशा हुआ करती थी। एक नंबर का दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरा भी और पहला भी। पहला क्या है बताइएगा? किस पहले भारत पर पहले ब्राह्मण वंश ने किसने शासन किया? शुंग वंश ने। शुंग वंश ने अपनी राजधानी कहां रखी? विदिशा। विदिशा कहां है? मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जो बौद्ध ग्रंथ हमें देखने के लिए मिलते हैं, उन बौद्ध ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है कि जो ये पुष्यमित्र शुंग हुआ करता था ना, ये साथियों बौद्ध द्रोही कहलाया है। क्या कहलाया है? बौद्ध द्रोही कहलाया है। इसका नाम पड़ा बौद्ध द्रोही। द्रोही समझते हो ना? जैसे साथियों कहते थे राजद्रोही, मतलब राजा में द्रोह करने, मतलब शासन में द्रोह करने वाला, राजद्रोही, अपने राष्ट्र में द्रोह कर देने वाला, राष्ट्रद्रोही। तो द्रोही का मतलब होता है जब साथियों आप क्या कर दें, जब आप किसी चीज से विपक्ष में चले जाएं। तो यह व्यक्ति बौद्ध द्रोही कहलाया है, मतलब बौद्ध धर्म के साथियों विपक्ष में, विरोध में जाने वाला व्यक्ति कौन कहलाया है? पुष्यमित्र शुंग कहलाया है। और इसकी जानकारी बौद्ध ग्रंथों से मिलती है। कहा जाता है कि इसने अपने शासन काल में, इस पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासन काल में साथियों बहुत सारे बौद्ध स्तूप जो हुआ करते थे ना, स्तूप समझते हो? स्तूप तो समझते होगे ना साथियों, ये जो स्तूप होते हैं ना, तो बहुत सारे अपने शासनकाल में बहुत सारे बौद्ध स्तूपों को इसने नष्ट करवा दिया गया। तो बौद्ध ग्रंथों ने इससे क्या लिखा कि पुष्यमित्र शुंग जो है ना, ये तो बौद्ध द्रोही है। हालांकि बाद में इसकी विचारधारा बदलेगी, ऐसा भी बौद्ध ग्रंथों में लिखा हुआ है, लेकिन शुरुआत में जहां भी इससे कोई भी बौद्ध स्तूप मिलता था, ये उसे तोड़वा दिया करता था, नष्ट करवा दिया करता था। इसीलिए पुष्यमित्र शुंग को दोस्तों बौद्ध द्रोही कहलाया गया, और ये बौद्ध द्रोही कहलाता है। जब भी साथियों पुष्यमित्र शुंग के बारे में बात करते हैं, पुष्यमित्र शुंग के बारे में बात करते हैं, तो कुछ इतिहासकारों ने ऐसा लिखा है कि भले ही साथियों ये पुष्यमित्र शुंग बौद्ध द्रोही था, लेकिन साथियों ये अपने जीवन के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म की महानता को समझा, और उसने साथियों बाद में कई सारे स्तूपों का पुनः निर्माण करवाया। तो इतिहासकार ऐसा लिखते हैं कि देखो भाई, जब शुरुआत में राजा बना, ब्राह्मण राजा था, तो इसने साथियों निश्चित सी बात है कि बौद्धों का विरोध किया, और जितने भी बौद्ध स्तूप इसे मिलते थे सबको तोड़वा दिया करता था। लेकिन बाद में इतिहासकार लिख रहे हैं कि दोस्तों ये जो इसने बौद्ध स्तूप तुड़वाए थे ना, बाद में ये बौद्ध धर्म का महत्व समझा था, और इसने साथियों फिर इन स्तूपों को पुनः निर्माण करवाया, पुनः बनवाने का काम भी किया। लेकिन बौद्ध द्रोही इसे कहा जाता है। तो साथियों इसने बाद में कई सारे स्तूपों का क्या करवाया है साथियों, हम कह सकते हैं पुनरुद्धार भी करवाया है, जिसमें साथियों प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश के अंदर साथियों एक स्तूप पड़ता है जिसे आप बहरूत स्तूप के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन तो यही एक नंबर का है, बहरूत बुद्ध स्तूप कहां है? मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। इस बहरूत बुद्ध स्तूप का साथियों जो मध्य प्रदेश में है, इसका पुनः निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था, जो कि पहले साथियों लकड़ी का बना हुआ था, इसने साथियों इससे पत्थर का बनवाने का काम किया था। तो आपसे पूछेगा कि बताइएगा बहरूत साथियों स्तूप जो है कहां है? मध्य प्रदेश के अंदर है। बहरूत स्तूप को पत्थर का किसने बनवाया? पुष्यमित्र शुंग ने बहरूत स्तूप जो मध्य प्रदेश में है, इसको पत्थर का बनवाने का काम किया।
और साथियों इस व्यक्ति ने जब इन स्तूपों को, जो लकड़ी के इस तरह के बना हुआ करते थे, इन स्तूपों को साथियों किस तरह से इसको पत्थरों का बनवाने का काम किया है, ऐसे साथियों कई सारे इतिहासकारों ने इसके बारे में बताया है। ठीक है, तो सुंग वंश का इतिहास का एक महत्वपूर्ण तथ्य साथियों माने जाते हैं। अगर हम बात करें साथियों आगे, तो पुष्यमित्र सुंग जो था, इसने साथियों अपने जीवन में 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। क्या किए थे? 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, जिसमें साथियों पुरोहित जो थे वो पतंजलि थे। मतलब पुरोहित होते थे ना, जैसे कि पूजा करने वाले, जैसे आप पंडित रखते हो। तो इसने साथियों पुष्यमित्र सुंग ने क्या किया? 2 अश्वमेध यज्ञ किए। उन 2 अश्वमेध यज्ञों में जो पुरोहित रखा ना, वह साथियों पतंजलि को रखा। किसको रखा? पतंजलि को रखा। इस पुष्यमित्र सुंग के समय में साथियों बौद्ध पुस्तक जातक ग्रंथों की रचना हुई। तो जातक जो है, इन ग्रंथों की रचना किसके समय में हुई है? तो पुष्यमित्र सुंग के समय में ही जातक ग्रंथों की साथियों रचना हुई है। आपसे पूछेगा, बताओ जातक ग्रंथ जो है ये किस धर्म से संबंधित है? जातक जो है ये किस धर्म से संबंधित है? और साथियों इसकी रचना कब हुई है? तो इसकी रचना पुष्यमित्र सुंग के समय में हुई है। साथियों आपने जाना होगा, जो पतंजलि है ना, इनके द्वारा महाभाष्य लिखा गया है। 1 नंबर का क्वेश्चन ध्यान रखना, महाभाष्य किसने लिखा? क्या पूछता है? महाभाष्य किसने लिखा? पतंजलि ने लिखा, पुष्यमित्र शुंग के समय में लिखा। साथियों एक व्यक्ति है जिसका नाम है पढ़नी। पढ़नी ने साथियों अष्टाध्यायी लिखा। अष्टाध्यायी पुष्यमित्र शुंग के समय में ही पढ़नी ने लिखा। और साथियों मनु स्मृति के बारे में आप जानते होंगे, मनु स्मृति साथियों मनु के द्वारा लिखी गई, और यह भी पुष्यमित्र शुंग के द्वारा लिखी गई। दोस्तों ये वाली स्लाइड जो है ना, 1 नंबर का इंपोर्टेंट स्टार डाल के रख लेना। यहां से साथियों हर एक क्वेश्चन किसी ना किसी पेपर में पूछा जा चुका है। पूछेगा, बताओ महाभाष्य किसने लिखा? पतंजलि ने लिखा। बताओ अष्टाध्यायी कितनी बार पूछा चुका है? पढ़नी ने कौन सी किताब लिखी? अष्टाध्यायी लिखी। सत्य मनु ने क्या लिखा? तो मनु और मनुस्मृति नाम से मिल रहा है। सारी की सारी सत्य रचनाएं जो हो रही है, ये पुष्यमित्र शुंग के समय में हो रही है, जो अपने आप में साथियों बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसने साथियों इसी के समय में 2 यवन साथियों बात करें ईरान के क्षेत्र से, यवन यानी कि विदेशी आक्रमण हुए। दोनों ही यवन आक्रमण साथियों पुष्यमित्र शुंग की विजय देखी गई। इसके समय में साथियों विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया, और दोनों के दोनों आक्रमण जो विदेश से हुए, उसमें साथियों पुष्यमित्र शुंग ने जीत प्राप्त करी। 2 आक्रमण हुए और दोनों के दोनों आक्रमणों में पुष्यमित्र शुंग ने साथियों जीत प्राप्त करी है। अगर हम बात करें, पहला जो आक्रमण हुआ वो साथियों यहां पर हुआ था। हाँ, पहला जो आक्रमण हुआ वो साथियों डेमोट्रियस के नाम से एक व्यक्ति था, जो कि साथियों पहला आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के समय में करता है। नाम क्या साथियों इसका? डेमेट्रियस। साथियों दूसरा जो आक्रमण किया गया, ये साथियों मिनांडर के द्वारा किया गया, जिसे साथियों आप मिलिंद के नाम से जानते हैं। ये नाम आपने सुना होगा, मिनांडर। तो पुष्यमित्र शुंग के समय में साथियों जो मिनांडर है, जिसे मिलिंद कहते हैं, इसने आक्रमण किया, और डेमेट्रियस नाम का जो व्यक्ति था, इसने भी साथियों भारत पर आक्रमण किया, लेकिन दोनों के दोनों इस पुष्यमित्र शुंग के सामने हार गए। दोनों के दोनों इस पुष्यमित्र शुंग के सामने हारे। और जब साथियों हारे, तो जानेगा मिनांडर नाम का जो व्यक्ति था, ये मिनांडर नाम का जो व्यक्ति था, ये साथियों बौद्ध भिक्षु नागसेन से बौद्ध धर्म की शिक्षा लेता है। किसकी? बौद्ध धर्म की शिक्षा लेता है, और उसने साथियों बौद्ध धर्म अपना लिया। दोस्तों ये जो बात है ना, ये बहुत बड़ी अपने भारत के इतिहास में बात है। क्या साथियों? बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे नागसेन। देखो ये व्यक्ति आया था अटैक करने के लिए, आक्रमण करने के लिए। अब ये पुष्यमित्र शुंग के सामने हार गया तो बदला ले सकता था, लेकिन जब भारत में आया, इसने बौद्ध धर्म के बारे में गाथाएं सुनी, बौद्ध धर्म के बारे में जब जाना, तो ये बौद्ध धर्म का ही होके रह गया। ये साथियों नागसेन से मिला, और नागसेन ने साथियों इसको बौद्ध धर्म की क्या दे दी? शिक्षा दे दी, और इस व्यक्ति ने बौद्ध धर्म ही अपना लिया। आप सोचो, क्या सामान्य बात है किसी भी धर्म को अपना लेना? सामान्य तो नहीं है, लेकिन साथियों एक ऐसा व्यक्ति जो विदेश से भारत पर आक्रमण करने के लिए आया, और जब भारत के अंदर, देखो कितना सुंदर धर्म होगा बौद्ध धर्म, जिसमें साथियों एक आक्रमणकारी मिनांडर आया, और मिनांडर साथियों नागसेन से मिलता है, और वो इससे बौद्ध धर्म की शिक्षा देता है, और मिनांडर साथियों यहां पर बौद्ध धर्म अपना लेता है। क्वेश्चन बनेगा, मिनांडर को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी? आप कहेंगे नागसेन के द्वारा सत्य बौद्ध धर्म की शिक्षा यहां पर दी गई है। किसको? मिनांडर। मिनांडर कौन था? तो एक आक्रमणकारी हुआ करता था।
साथियों ये पुष्यमित्र शुंग जो था इसने कलिंग नरेश से खारवेल से भी युद्ध किया था, परंतु खारवेल ने साथियों इसे पराजित कर दिया था। तो कलिंग नरेश जो हुआ करता था उसका नाम खारवेल हुआ करता था, और इसने जो पुष्यमित्र शुंग जो ब्राह्मण ये शासक था इसने खारवेल पर अटैक किया था। देखो विदेशी आक्रमणकारियों को तो पुष्यमित्र शुंग ने हरा दिया था, लेकिन जब इसने साथियों कलिंग नरेश खारवेल पर अटैक किया तो खारवेल ने साथियों पुष्यमित्र शुंग को हरा देने का काम किया था। अगर हम बात करें तो साथियों जब पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु होती है तो मृत्यु होने के बाद इसका जो साथियों पुत्र है वो गद्दी पर बैठता है, जिसका नाम है साथियों अग्निमित्र। क्या नाम है? अग्निमित्र लिखा हुआ है। तो अग्निमित्र साथियों पुष्यमित्र शुंग का बेटा था, जो इनकी मृत्यु के बाद साथियों गद्दी पर बैठता है और उत्तराधिकारी बन जाता है आपका अग्निमित्र। साथियों अग्निमित्र जो है इस पर बनने वाला एक सबसे फेवरेट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। दरअसल साथियों ये अग्निमित्र नाम का जो व्यक्ति है ये साथियों एक राजकुमारी से प्रेम कर बैठता है, जिसका नाम है मालविका। क्या नाम है? मालविका। तो अग्निमित्र साथियों जो पुष्यमित्र शुंग का बेटा है उसका उत्तराधिकार है और शासक बना हुआ बेटा है मगध पर। यह व्यक्ति साथियों एक मालव देश की राजधानी है जिसका नाम है मालविका। इस मालविका से कर बैठा साथियों प्रेम प्रसंग, इश्क मोहब्बत कर बैठा, और जब मोहब्बत कर बैठा तो साथियों कालिदास ने एक रचना लिखी। कालिदास ने एक रचना लिखी और उस रचना का नाम है मालविका अग्निमित्रम। क्या नाम है? मालविका अग्निमित्रम। पहली बात, मालविका अग्निमित्रम दो नामों से मिलकर बन रही है, मालविका अग्निमित्रम। तो किसकी प्रेम कहानी है? मालविका अग्निमित्रम। तो मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी है साथियों मालविका अग्निमित्रम। और ये मालविका अग्निमित्रम किसने लिखी है? तो मालविका अग्निमित्रम साथियों किसने लिखी है? कालिदास के द्वारा मालविका अग्निमित्रम लिखने का काम किया जा रहा है। तो इसलिए साथियों बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि मालविका अग्निमित्रम कौन था। तो साथियों पुष्यमित्र शुंग का बेटा था, शुंग वंश का शासक था। ये साथियों अगर हम बात करें मालव देश की राजधानी, मालव देश की राजकुमारी मालविका से प्रेम करता है और इनके ऊपर एक किताब लिखी जाती है जिसका नाम है साथियों यहां पर मालविका अग्निमित्रम। शुंग वंश के बारे में हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा। ये एक ऐसा वंश है जिसने मगध पर शासन किया। अब दोस्तों जो अगला वंश है उस वंश का नाम है कंडव वंश। क्या सर ये सारे पढ़ने पड़ेंगे? बेटा सारे तो आप किताब में पढ़ोगे पजल हो जाओगे, लेकिन उन सारे में आपको क्या महत्वपूर्ण रूप से पढ़ना है उसे हम थोड़ा सा देख रहे हैं। कंडव वंश आता है तो साथियों कंडव वंश के अंदर हम पढ़ते हैं कि जिस प्रकार से अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या की गई थी। बृहद्रथ की हत्या किसने करी थी? पुष्यमित्र शुंग ने। हत्या करके उनके साथियों मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने हत्या करके और साथियों शुंग वंश की स्थापना करी थी। उसी प्रकार साथियों वसुदेव, क्या था? वसुदेव ने साथियों अंतिम शुंग शासक देवभूत की हत्या करके 75 ईसा पूर्व में कंडव वंश की स्थापना कर दी। ध्यान से सुनो मेरी बात को। पहली बात तो साथियों कह रहे हैं हम कि जिस तरह से भाई शुंग वंश की स्थापना हुई है उसी तरह से शुंग वंश का अंत हुआ है। शुंग वंश के लोगों ने साथियों मौर्य वंश के शासक बृहद्रथ की हत्या करने के बाद जब शुंग वंश की स्थापना करी थी तो दोस्तों इस शुंग वंश में अंतिम शासक हुआ करता था जिसका नाम था देवभूति। तो पूछेगा बताइएगा शुंग वंश में अंतिम शासक कौन हुआ? नाम था देवभूति। इस देवभूति नाम के व्यक्ति की एक व्यक्ति हत्या कर देता है और इसका नाम था साथियों वसुदेव। क्या नाम था? वसुदेव। वसुदेव ने जब देवभूति की हत्या करी तो वसुदेव ने साथियों 75 ईसा पूर्व में एक धर्म की शुरुआत कर दी जिसका नाम था कंडव वंश। तो कंडव वंश साथियों यहां पर अस्तित्व में आता है और कंडव वंश के बारे में आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, बस ये ध्यान रखना कि कंडव वंश जो है इसके संस्थापक वसुदेव हैं। कंडव वंश के संस्थापक कौन है? वसुदेव है। और साथियों ये जो कंडव वंश था इस कंडव वंश के अंदर अगर हम बात करें तो इसका अंतिम शासक हुआ है सुशर्मा। क्या नाम था? कंडव वंश का अंतिम शासक है सुशर्मा। और सुशर्मा की हत्या साथियों उसके मंत्री सिमुख कर देता है और सिमुख ने जैसे इसकी हत्या करी उसने साथियों अपना एक नया वंश चलाया जिसका नाम था सातवाहन वंश। तो देखिए पुष्यमित्र शुंग एक अच्छा शासक था, इसलिए शुंग वंश के बारे में हमें बहुत अच्छा खासा ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता रहती है। लेकिन दोस्तों सुशर्मा है ये साथियों इस वंश का कंडव वंश का अंतिम शासक है और इस सुशर्मा की हत्या सिमुख कर देता है। सिमुख कौन है? तो सिमुख साथियों सुशर्मा का ही मंत्री है। तो सिमुख ने जब सुशर्मा की हत्या करी तो हत्या करने के बाद एक नया वंश अस्तित्व में आया जिसका नाम है सातवाहन वंश। तो कंडव वंश के बारे में हमें बस ये ध्यान रखना है कि इसका पहला शासक कौन था और साथियों
इसका अंतिम शासक कौन था जिसकी हत्या श्रीमुख ने करी है, और फिर सातवाहन वंश की शुरुआत करती है। तो सातवाहन वंश के बारे में शुरू करते हैं। सातवाहन वंश से साथियों क्वेश्चन बनेंगे। अच्छा, ये तो पता चल गया होगा कि साथियों सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है, तो सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक रहने वाला है। और सातवाहन वंश के बारे में बात करें तो ये साथियों प्रारंभ में साथियों अगर हम बात करें तो ये वंश महाराष्ट्र के क्षेत्र में शासन करता था। महाराष्ट्र के क्षेत्र में शासन करता था। अगर हम बात करें जैसे कि आपका ये वाला क्षेत्र हो गया है ना, ये वाला क्षेत्र हो गया, तो यहां पर शासन करता था। किंतु साथियों बाद में जो राजा हुए उन्होंने साथियों महाराष्ट्र छोड़ने के लिए, जो शक राजा थे उन्होंने साथियों इनको महाराष्ट्र छोड़ने के लिए विवश कर दिया, और सातवाहन बाद में साथियों कहां चले गए, ये साथियों आंध्र प्रदेश के अंदर जाकर इस क्षेत्र में शासन करने लगे। और साथियों इसीलिए इनको आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है। दोस्तों ये जो सातवाहन हुआ करते थे इन्होंने कंडव वंश के राजा को मारकर शासन प्राप्त किया था, और जब ये शासन कर रहे थे तो ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में शासन कर रहे थे। लेकिन कुछ शक लोगों ने क्या किया, इनको विवश कर दिया साथियों कि आपको यहां से ये महाराष्ट्र छोड़ना पड़ेगा। तो ये लोग साथियों महाराष्ट्र को छोड़ के कहां शिफ्ट हो जाते हैं, ये लोग महाराष्ट्र को छोड़ के शिफ्ट हो गए साथियों किस क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश क्षेत्र में। इसलिए इनको साथियों आंध्र सातवाहन कहा जाने लगा। अब आपसे पूछेगा बताओ सातवाहनों को आंध्र सातवाहन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने साथियों महाराष्ट्र का क्षेत्र छोड़कर आंध्र प्रदेश में जाके अपना शासन शुरू कर दिया था, इसलिए इनको आंध्र सातवाहन कहा जाने लगा। दोस्तों अगर हम आगे बात करते हैं तो सातवाहनों ने अपनी राजधानी जो बनाई वो महाराष्ट्र के अंदर की जगह पड़ती है जिसका नाम है प्रतिष्ठान। क्या नाम है, सातवाहनों ने अपनी साथियों राजधानी यहां पर महाराष्ट्र के अंदर बना ली जिसका नाम है प्रतिष्ठान। और साथियों जब सिमुक की मृत्यु हुई, जब सिमुक की मृत्यु हुई, सिमुक सातवाहनों का शासक है, तो सिमुक की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई जिसका नाम था कृष्णा, क्या नाम था, कृष्णा, इसे कान्हा भी कहते हैं। तो साथियों सिमुक की मृत्यु के बाद कृष्णा या फिर कान्हा गद्दी पर बैठता है। और साथियों कान्हा जो है, जो कान्हा है, इस कान्हा के बाद इस कान्हा का पुत्र जिसका नाम है सतकर्णी प्रथम, क्या नाम है, सतकर्णी प्रथम, ये कान्हा के बाद सतकर्णी प्रथम गद्दी पर बैठ जाता है और ये व्यक्ति शासक बन जाता है। तो सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक नाम का शासक करता है और वह साथियों महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान में अपनी राजधानी बनाता है। उसके बाद साथियों जो सिमुक की मृत्यु हुई है उसके बाद उसका छोटा भाई जिसका नाम कृष्ण या कान्हा है वह गद्दी पर बैठा। लेकिन कृष्ण या कान्हा कुछ ज्यादा ना कर सका, ना ही साथियों सिमुक को ज्यादा कर सका था। तो कृष्ण या कान्हा गद्दी पर जब बैठ गया तो कृष्ण कान्हा के बाद इस कृष्ण कान्हा का पुत्र जिसका नाम है साथियों सतकर्णी प्रथम गद्दी पर बैठता है और यह व्यक्ति साथियों शासन चलाने लगता है। अब सतकर्णी प्रथम के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा, क्योंकि साथियों अगर हम सातवाहन वंशों में प्रमुख राजा की बात करें तो प्रमुख राजा सातवाहन वंशों में सतकर्णी प्रथम रहने वाला है। तो साथियों यह सातवाहन वंश का महत्वपूर्ण शासक था, यानी कि साथियों ना तो सिमुक, ना कृष्ण, ना कान्हा, साथियों सबसे महत्वपूर्ण जो शासक रहा है इस सातवाहनों में वो रहा है सतकर्णी प्रथम। तो सतकर्णी प्रथम सबसे महत्वपूर्ण शासक है और सतकर्णी प्रथम की पत्नी जो थी इसका नाम था साथियों नागनिका। क्या नाम था, नागनिका का। साथियों यहां पर नानाघाट अभिलेख प्राप्त होता है, इसमें साथियों सतकर्णी प्रथम की उपलब्धियां बताई गई हैं। तो साथियों एक अभिलेख है जिसका नाम है साथियों नानाघाट। क्या नाम है, नानाघाट। नानाघाट अभिलेख जो है ये किसने लिखा है, साथियों यहां पर नागनिका नाम की एक महिला ने लिखा है और नागनिका साथियों सतकर्णी प्रथम की पत्नी थी। और अपनी पत्नी क्या लिखेगी भाई, अपनी पत्नी क्या लिखेगी, अपने पति की विजय, अपनी पति की विशेषताओं के बारे में लिखेगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नानाघाट अभिलेख में किसकी विशेषता बताई गई है, नानाघाट अभिलेख में किसकी विशेषता बताई गई है, तो आप कहेंगे सतकर्णी प्रथम की। सतकर्णी प्रथम की विशेषता बताई गई है, उसकी जीतों का उल्लेख किया गया है और यह अभिलेख उसकी पत्नी साथियों नागनिका के द्वारा लिखा गया है। अगर साथियों आगे बात करते हैं इसके बाद सातवाहनों में एक अगला शासक बनता है जिसका नाम है हॉल। क्या नाम है, हॉल। दोस्तों सातवाहन वंश में जो हॉल है यह भी साथियों महानतम शासक माना जाता है और वह साथियों एक बहुत बड़ा कवि था। क्या था, वह बहुत बड़ा एक कवि था। तो और साथियों ये कवियों और विद्वानों का आश्रयदाता था। मतलब कोई कवि है,
साम्राज्य में, उसकी पूरी मदद करेगा। कोई विद्वान है, उसकी पूरी मदद करेगा। तो साथियों ये हॉल नाम का व्यक्ति जो होता है, ये सातवाहनों में एक शासक हुआ है, जो खुद भी क्या था, एक महानतम शासक था और एक बहुत बड़ा कवि था। इसलिए कवि और विद्वानों के लिए बहुत आश्रय देता था, उनकी मदद करने का काम करता था। साथियों हाल ने यहां पर अगर हम बात करें तो गाथा सप्तशती नामक एक काव्य की रचना की है, जो कि साथियों अपनी एक भाषा में लिखी है, जिस भाषा का नाम है प्राकृत। मतलब तो साथियों ये गाथा सप्तशती, कौन सी साथियों, गाथा सप्तशती नाम की एक जो काव्य है वो किसने लिखा, तो हॉल ने लिखा। हॉल ने गाथा सप्तशती किस भाषा में लिखा, तो साथियों प्राकृत भाषा में लिखने का काम किया है। ये क्वेश्चन साथियों जो मगध साम्राज्य से क्वेश्चन बनेंगे ना, वो यही क्वेश्चन बनेंगे। जैसे कि साथियों महाभाष्य किसने लिखा है ना, अष्टाध्यायी किसने लिखा, बताओ साथियों गाथा सप्तशती किसने लिखा और वो किस भाषा में लिखा गया। देखने में ऐसे लगता है पता नहीं इतिहास में कहां से क्वेश्चन पूछ लिया। अरे भाई यहां से क्वेश्चन पूछता है, गाथा सप्तशती किसने और किस भाषा में लिखा, तो सातवाहन वंश के एक राजा हॉल ने लिखा और साथियों प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती लिखने का काम किया। अगर दोस्तों बात करें तो यहां पर एक अगला शासक बनता है जिसका नाम है गौतमीपुत्र सतकर्णी। देखिए सातवाहन वंश में अगला महत्वपूर्ण शासक जो बना वो साथियों गौतमीपुत्र सतकर्णी बनता है। इसके समय में साथियों नासिक के शासक नहपान ने इस पर आक्रमण कर दिया, किंतु गौतमीपुत्र सतकर्णी ने उसे पराजित कर दिया। तो गौतमीपुत्र सतकर्णी एक महान शासक हुआ है सातवाहन वंश में, जिसके समय में साथियों अगर हम बात करें तो नासिक का एक राजा है जिसका नाम है नहपान। इस नहपान ने साथियों इस पर अटैक किया था, लेकिन साथियों गौतमीपुत्र सतकर्णी ने उस व्यक्ति को पराजित कर दिया था। तो गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में ये बात आपको पता होनी चाहिए। साथियों अगर हम बात करें नासिक, तो नासिक साथियों जोंगल थम्मी में साथियों चांदी के लगभग 8000 सिक्के प्राप्त हुए, जिनमें से एक तरफ नहपान तब दूसरी तरफ साथियों गौतमीपुत्र सतकर्णी का नाम है। दोस्तों नासिक की अगर बात करें तो जोंगल थम्बी के अंदर 8000 सिक्के प्राप्त हुए। कैसे 8000 सिक्के प्राप्त हुए। इन सिक्कों की खास बात क्या थी कि दोस्तों एक तरफ तो यहां पर जो राजा है नहपान छपा हुआ है, दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो दूसरी तरफ साथियों गौतमीपुत्र सतकर्णी छपा हुआ है। और जो सिक्के हैं उन सिक्कों पर यह पता चल रहा है कि साथियों गौतमीपुत्र सतकर्णी तलवार लेकर खड़ा है और साथियों ये नहपान नाम का शासक जो है ये गर्दन झुकाए हुए खड़ा है। इन सिक्कों से यह अनुमान हुआ कि इस युद्ध में साथियों नहपान हारा था और गौतमीपुत्र सतकर्णी जीतने का काम करता है। ये साथियों इन सिक्कों से इस बारे में हमें पता चलता है। तो जिससे यह पता चलता है कि गौतमीपुत्र सतकर्णी ने साथियों शकों का शासक नहपान को हराने का काम किया था। तो उस चित्र से पता चलता है कि तलवार लेकर खड़ा है और वो सर झुका के खड़ा है, तो ऐसे पता चलता है कि गौतमीपुत्र सतकर्णी ने साथियों शक शासक नहपान को यहां हरा दिया था। दोस्तों अगर हम बात करें तो इसके बाद शासक बनता है यज्ञश्री सतकर्णी। ये सातवाहनों का ही शासक है। तो यज्ञश्री सतकर्णी साथियों सातवाहन वंश का अंतिम महत्वपूर्ण राजा था। उसने साथियों शकों के जो विजित क्षेत्र हुआ करते उन्हें पुनः अपने अधिकार में कर लिया था। देखो शकों के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन शकों ने साथियों काफी अच्छा खासा परेशान करके रखा था। लेकिन साथियों ये यज्ञश्री जो सतकर्णी हुआ करते थे, इन्होंने जो क्षेत्र शकों ने जीत रखा था ना, उस सब क्षेत्र को वापस अपने अधिकार में कर लिया था। ये साथियों सातवाहनों के अंतिम शासक माने जाते हैं। किसके? सातवाहनों के अंतिम शासक माने जाते हैं। यज्ञश्री सतकर्णी जो थे ये साथियों व्यापार और जल यात्रा के प्रेमी थे। मतलब व्यापार बहुत करते थे और जल जो नाव होती हैं उनसे साथियों जल यात्रा बहुत करते थे। इसके सिक्कों पर साथियों जहाज के चित्र बने हुए हैं। किसके? पानी के जहाज के चित्र बने हुए हैं, जिससे इसके साथियों जल यात्रा और व्यापार का पता चलता है। तो देखो इन लोगों के बारे में पता कैसे चलता है ना, जैसे सिक्के हो गए, अभिलेख हो गए, उनसे ही तो इन लोगों के बारे में पता चलेगा। तो साथियों यज्ञश्री सतकर्णी जो है ये बहुत ज्यादा यात्रा किया करते थे। एक तो यात्रा क्या करते थे और व्यापार बहुत करते थे। तो इन्होंने अपने सिक्कों पर साथियों पानी के जहाज छपवाए। जब पानी के जहाज छपवाए तो लोगों को अंदाजा हुआ कि यज्ञश्री सतकर्णी जो कि साथियों सातवाहन वंशों के शासक हैं, ये साथियों जहाज के जब सिक्के छपवा रहे हैं सिक्कों पर, तो ये जल यात्रा बहुत करते होंगे और व्यापार करना भी साथियों इनको बहुत ज्यादा पसंद होगा। साथियों उसके सिक्के आंध्र प्रदेश
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात से प्राप्त हुए, जो कि साथियों जिन पर जहाज छपा हुआ मिलता है। यज्ञश्री मृत्यु के बाद साथियों सातवाहनों का साम्राज्य विभाजित होगा, जिसका मुख्य कारण था विद्रोह और केंद्रीय शासन की दुर्बलता। तो यज्ञश्री के बाद इस सातवाहन वंश का ज्यादा अस्तित्व नहीं रहा और यह साथियों बहुत ज्यादा कमजोर हो गया। दोस्तों कहा जाता है कि यज्ञश्री सतकर्णी के बारे में अगर हम बात करें तो जब साथियों इनके बाद बहुत कमजोर शासक हुए, लेकिन सातवाहन वंशों के द्वारा, सातवाहन वंश के जितने भी शासक थे ना, उन्होंने कुछ सिक्के जारी करे थे। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अब यहां से, सातवाहन वंशों ने कुछ सिक्के जारी करे थे। दोस्तों चांदी के सिक्के सातवाहनों ने चलाए। किसके? चांदी के सिक्के सातवाहनों ने चलाए। तांबे के सिक्के साथियों, तांबे के सिक्के सातवाहनों ने चलाए। तो एक होता है पोटीन। पोटीन क्या होता है दोस्तों? घटिया चांदी के सिक्के, मतलब थोड़ी चांदी की क्वालिटी जो गिरा दोगे तो उसे पोटीन कहा जाता है, वह भी सातवाहनों ने चलाए। और सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शीशे के सिक्के किसने चलाए? तो सहसे शीशा होता है और सहसे ही सातवाहन होता है। तो सातवाहनों ने ही शीशे के सिक्के चलाए थे दोस्तों, और किसी ने इतिहास में शीशे के सिक्के चलाने की साथियों कोशिश नहीं करी थी। तो सातवाहनों ने शीशे के सिक्के चलाए थे। सोचो अब अगर शीशा टूट गया तो गिर के टूट जाए, मतलब छूट गया तो गिर के टूटेगा। तो सातवाहनों ने शीशे के सिक्के चलाने का काम किया था। और सातवाहनों का जो समाज हुआ करता था ना, ये साथियों मात्र सत्तात्मक समाज हुआ करता था। यह नाम के पहले माता का नाम लिखा जाता था, किंतु राजा पुरुष ही होते थे। जैसे साथियों लिखा गया गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो गौतमी जो है इनका पुत्र है। गौतमी कौन है? इनकी माता है। तो जितने भी राजा हुए हैं साथियों वो अपने नाम से पहले अपनी माता का नाम लगाते थे, गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो इस बात से यह पता चलता है कि साथियों जो सातवाहनों के समय में अगर हम बात करें तो जो साथियों कह सकते हैं कि जो साम्राज्य हुआ करता था, जो समाज हुआ करता था, वो पितृ सत्तात्मक ना होके मात्र सत्तात्मक हुआ करता था। हालांकि राजा तो पुरुष ही हुआ करता था, लेकिन साथियों पुरुष अपने नाम से पहले अपनी माता का नाम लगाते हैं। इससे यह पता चलता है कि कहीं ना कहीं समाज मात्र सत्तात्मक हुआ करता था, कहीं ना कहीं समाज मात्र सत्तात्मक हुआ करता। तो ये साथियों आपके लिए विशेष चीज रहने वाली है। इसके बारे में मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बता दिया है। आज हमने साथियों सातवाहनों के बारे में बहुत बारीकी से और जबरदस्त तरीके से पढ़ने का काम किया है। आप सिर्फ इतना कीजिएगा साथियों, पीडीएफ वगैरह मैं आपके लिए डलवा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये प्यारा सा आपके लिए थैंक यू आ गया है। और दोस्तों मैं आपसे एक बात कहता हूं कि आप ना बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को आगे लेकर चलते रहिएगा। ये साथियों जो भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं ना, वो बहुत साथियों क्रमवार तरीके से पढ़ा के चल रहा हूं। कैसे? बहुत ज्यादा क्रमवार तरीके से पढ़ा के चल रहा हूं। और ये जो क्रम है ना, ये आपको साथियों बहुत ज्यादा काम आने वाला है, बहुत ज्यादा काम आने वाला है। हम एक एक चीज को पढ़ते चलेंगे, चाहे साथियों मगध के बारे में हो, चाहे मगध के उत्कर्ष के बारे में हो, चाहे मगध के शासन से संबंधित हो, चाहे दक्षिण भारत के बारे में हो, चाहे साथियों हम बात करें उत्तर भारत के साम्राज्यों के बारे में हो। हम एक एक चीज को बेहतरीन तरीके से पढ़ते चलेंगे और आपको साथियों कोई समस्या ना आए, इस चीज की विशेष ध्यान में, इस चीज को विशेष ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी के लिए क्लास लाता रहूंगा। तो आप साथियों बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को अंजाम देते रहो, अपनी तैयारी को साथियों आगे लेकर बढ़ते रहो। मैं आप सभी के लिए बेहतरीन तरीके से इस कोर्स को बनाने का काम कर रहा हूं, जो आपको बहुत ज्यादा मदद देगा। बहरहाल आपका अगर कोई दोस्त है, आपका अगर कोई साथी है, तो आप उसे एक बार जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगता है आपको कि एक बार सुशील यादव सर से पढ़ के देखो, है ना, तो ये आप कर सकते हैं। बाकी साथियों आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, आप सभी के लिए जय हिंद। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।